नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया तो विपक्ष के एक एक आरोप का जवाब देखने को मिला। पीएम मोदी ने कांग्रेस के समय की व्यवस्था और मौजूदा व्यवस्था की तुलना करके देश के सामने तस्वीर पेश की। प्रधानमंत्री मोदी के तरकश से कौन कौन से सियासी तीर निकले, इस विषय पर करेंगे आज हम विस्तार से सियासी चर्चा। बताएंगे आपको कि विदेश मंत्री ने अमेरिका से भारत भेजे गए भारतीयों के मुद्दे पर क्या दिया है संसद में बयान। दिखाएंगे खबर दिल्ली के नतीजों से पहले कौन कौन से दलों के नेता कर रहे हैं अपनी अपनी जीत के लगातार दावे। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। फैमिली फर्स्ट और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। नेशन फर्स्ट और संतुष्टीकरण के प्रति दोहराई प्रतिबद्धता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीयों पर बयान। मामले में अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत जारी। अवैध रूप से चल रहे माइग्रेशन उद्योग के क्रैकडाउन पर सरकार का फोकस। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सपा प्रमुख के बिगड़े बोल पर भाजपा हमलावर। हार के डर से बौखलाहट का लगाया आरोप। चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर राजनीति करने पर भी साधा निशाना। अमृतसर में गणतंत्र दिवस पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के मामले में भाजपा की जांच समिति ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। घटना में बड़ी साजिश की जताई आशंका। बांग्लादेश में भड़की हिंसा और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर तोड़फोड़ पर शेख हसीना की नसीहत। ढांचा मिटाया जा सकता है, इतिहास नहीं। कहा अपना बदला स्वयं लेता है इतिहास। सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया तो उनके निशाने पर विपक्षी दल खासकर कांग्रेस नजर आई। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के समय हुए कामों का ब्यौरा आंकड़ों के साथ रखा तो कांग्रेस के समय की बदहाली की तस्वीर भी पेश की। पीएम मोदी ने कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर जमकर हमला बोला तो अपनी संतुष्टीकरण की नीति से हो रहे विकास के कामों को भी देश के सामने रखा। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत में जो शामिल नहीं होगा उसे देश बाहर कर देगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए पीएम ने सबका साथ सबका विकास को अपनी नीति बताया। कांग्रेस पर बाबा साहब से नफरत का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि इसी कारण दो बार बाबा साहब को चुनाव में पराजित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न के योग्य नहीं समझा गया। इस देश के लोगों ने बाबा साहब की भावना का आदर किया, सर्व समाज ने आदर किया और तब आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है। उनका मुंह सूख जाता है। पीएम ने आपातकाल में किशोर कुमार के गीत आकाशवाणी पर प्रतिबंधित किए जाने, जॉर्ज फर्नांडिस समेत अनेक महानुभावों को हथकड़ियां पहनाने और शाही परिवार के अहंकार के लिए देश को जेलखाना बनाने का भी जिक्र किया। पीएम ने नेहरू दौर की भी ऐसी ही कई घटनाएं गिनाई। कविता गाने मात्र के गुणे में नेहरू जी ने देश के एक महान कवि को जेल में ठूस दिया। बलराज साहनी जी सिर्फ एक जुलूस में शामिल हुए थे, आंदोलन करने वालों के जुलूस में शामिल हुए थे, इसलिए बलराज साहनी जी को जेल में बंद कर दिया गया। लता मंगेशकर जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी ने वीर सावरकर पर एक कविता स्वरबद्ध करके आकाशवाणी पर प्रस्तुत करने का योजना बनाई।
इतने मात्र पर हृदयनाथ मंगेशकर जी को आकाशवाणी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया है। पीएम ने कहा कि आज जातिवाद का जहर फैलाने का प्रयास हो रहा है। 3 दशक तक दोनों सदनों में सभी ओबीसी सांसद मांग करते रहे, लेकिन ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। कांग्रेस पर संविधान निर्माताओं की भावनाओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए पीएम ने यूसीसी का भी जिक्र किया। कुछ लोगों को लगता होगा ये यूसीसी क्या लाए हैं, लेकिन जो संविधान सभा की डिबेट पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि हम उस भावना का यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों की राजनीति आड़े आती होगी, लेकिन हम संविधान निर्माताओं की भावना को जीते हैं ना, तब जाकर के ये साहस करते हैं और कमिटमेंट के साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं। पीएम ने दूसरे की लकीर छोटी करने को कांग्रेस की नीति बताया। पीएम ने कहा कि इसी कारण लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ जो थे वो भी भाग रहे हैं। देशवासियों का जीवन आसान बनाने से जुड़े प्रयासों का जिक्र करते हुए पीएम ने मध्यम वर्ग के लिए उठाए जा रहे कदम गिनाए। 2013 में 2 लाख तक की आय टैक्स में मुक्ति थी, इनकम टैक्स में 2 लाख तक मुक्ति थी। आज हमने 12 लाख तक टैक्स में मुक्ति कर दी। पीएम ने लाइसेंस परमिट राज की याद दिलाई और अटकाने लटकाने भटकाने को कांग्रेस की नीति बताया। विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना और एफडीआई सुधारों के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में बढ़ रहे निर्यात का भी पीएम ने उल्लेख किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री के जवाब में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उनके 1 दशक के कामों का जिक्र दिखाई पड़ा। आंकड़ों के आधार पर उन्होंने उसका जिक्र किया। साथ ही साथ कांग्रेस की दशकों के पहले की सरकारों के समय की बदहाल स्थिति को भी देश के सामने रखा और कहा कि साहब एक अल्टरनेट मॉडल अब देश को मिला है, इसीलिए लगातार तीसरी बार जनता ने सेवा का मौका दिया है। इस खबर पे और अन्य पहलुओं पर भी हम आगे आपको खबर भी दिखाएंगे, चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में SIP तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है। समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी। चले चलिए संभल के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराए, लेकिन निश्चित तौर से अगर बात की जाए आज की बड़ी खबर की, तो वो खबर दिखाई पड़ती है राज्यसभा में प्रधानमंत्री के जो भाषण था, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के जवाब को लेकर सरकार की ओर से सीधे तौर पर कांग्रेस को उन्होंने घेरा और कांग्रेस के द्वारा दशकों तक देश को जिस तरीके से चलाया गया उसको बदहाली करार देते हुए इमरजेंसी पे उन्होंने सवाल खड़े किए, तमाम प्रकार के सवाल खड़े किए और तमाम प्रकार से तरीके से कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को घेरा है। इस खबर के कुछ और पहलुओं से और इस पे विषय पर चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरें भी आपको दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है सियासी तौर पर। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए आज संसद में भी इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया, तो भाजपा ने इस मुद्दे पर सपा को जमकर घेरा है। बीजेपी ने कहा कि इस सीट पर हार के डर से समाजवादी पार्टी पहले से ही बहाने खोजने लगी है और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट की लड़ाई बृहस्पतिवार को संसद में गूंजी। उपचुनाव में निर्वाचन आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के सदस्य बृहस्पतिवार को लोकसभा में सफेद चादर लेकर पहुंचे, जिस पर निर्वाचन आयोग लिखा हुआ था। हार के अंदेशे से घबराए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव नतीजों के आने से पहले ही चुनाव आयोग को घसीट लिया और विवादित बयान दे डाला। अखिलेश ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि निर्वाचन आयोग मर गया है और हमें उसे सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, मैं वो लाना भूल गया। सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उस पर, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। वहीं इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर प्रतिकूल टिप्पणी करके अखिलेश यादव लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक है। जो लोग संविधान को बचाने की बात कर रहे थे, आरक्षण की बचाने की बात कर रहे थे, वो संविधान द्वारा प्रदत्त चुनाव आयोग के इस संस्था पर प्रतिकूल टिप्पणी करके डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाजपा ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी द्वारा सदन में किए गए व्यवहार के लिए माफी मांगने की मांग की। जब सदन आरंभ हुआ तो समाजवादी पार्टी ने आज पहली बार मर्यादा तोड़ते हुए चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयोग के मृत शरीर के लिए कफन प्रस्तुत किया स्पीकर महोदय के सामने। आज तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, संसदीय गतिविधि में इस प्रकार का कुकृत्य कभी नहीं हुआ था। पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश का मिल्कीपुर उपचुनाव सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया, क्योंकि ये सीट राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अयोध्या जिले का हिस्सा है। मिल्कीपुर सीट सपा नेता अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई थी। बुधवार को इस सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। समाजवादी पार्टी जहां मिल्कीपुर सीट को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, तो वहीं भाजपा इस उपचुनाव को फैजाबाद में अपनी हार का बदला लेने के अवसर के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भले उत्तर प्रदेश में सीट एक जिसपे उपचुनाव हुआ है मिल्कीपुर, लेकिन उसकी सियासी जीत और हार के मायने बहुत है, इसलिए बहुत ज्यादा सियासत देखने को मिल रही है। फिर से वापस लौटते हैं आज की उस बड़ी खबर पे जो कि संसद से आई थी, जहां पर प्रधानमंत्री का आज भाषण हुआ है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की जमकर तारीफ की है। तो एनडीए के नेताओं ने प्रधानमंत्री के भाषण को विकसित भारत के मिशन को पूरा करने की दिशा देने वाला एक माइलस्टोन के तौर पर उसको करार दिया है। लेकिन विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री के भाषण में कुछ भी नयापन नहीं दिखा। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मॉडल और एनडीए के विकास मॉडल की तुलना करके आंकड़ों के जरिए देश के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड भी आज इस भाषण के जरिए पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दिया। लगातार तीसरे कार्यकाल का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि ये जनादेश इस बात का प्रमाण है कि जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा, समझा और समर्थन दिया है। वहीं पीएम ने सबका साथ सबका विकास को अपनी प्राथमिकता बताते हुए कांग्रेस के फैमिली फर्स्ट मॉडल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि देश का नया मॉडल तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण का है और जनता ने विकास के मॉडल को मंजूर किया है।
प्रधानमंत्री के भाषण की सत्ता पक्ष ने जमकर तारीफ की, तो वहीं विपक्ष को पुरानी बातों से परेशानी हो रही है। आज के पीढ़ी को कई लोगों को पता नहीं, इसलिए इस भाषण से एक तरह से एनलाइटन हो जाता है। अगर आज भी आफ्टर 75-76 इयर्स आज भी भारत विकासशील देश ऐसे टैग में है, हम 2047 में विकसित भारत बनने का जो हम संकल्प लेके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जा रहे हैं। आज संकल्प लेने के नौबत इसीलिए आया, कांग्रेस पार्टी ये विकसित भारत बनाने के लिए जो कुछ भी कदम उठाना था वो नहीं उठाया। लाइसेंस राज, तुष्टीकरण, फैमिली फर्स्ट, यही करते गए। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, उन्होंने तर्क के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखने का कार्य किया। जहां एक तरफ उन्होंने अपनी सरकार की पिछले 10 साल की उपलब्धियां तो रखी ही रखी, साथ ही में अभी तक देश क्यों नहीं आगे बढ़ पाया इसके भी कारण उन्होंने मजबूती से बताने का उन्होंने काम किया। प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, ये भाषण बहुत ही अच्छा भाषण था, लेकिन कांग्रेस पार्टी गलतियों के तरफ उन्होंने ध्यान देने का प्रयत्न किया है और वो गलतियां मान्य करके कांग्रेस पार्टी सुधारे, अपने में डेवलपमेंट करे, ये भी उन्होंने आह्वान किया है। सिर्फ कांग्रेस को निशाना बनाया, कांग्रेस को बदनाम किया, इतिहास तोड़ मरोड़ कर उन्होंने इतिहास सदन के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों का भी जिक्र किया। पीएम ने पूर्व की कांग्रेस सरकारों की नीतियों की जमकर आलोचना की। पीएम ने अपने संबोधन में सरकार द्वारा सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देश के सामने रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो संसद से आई इस बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। विकास की लकीर से प्रधानमंत्री ने घेरा कांग्रेस को, क्योंकि उन्होंने विकास की लकीर बड़ी करने का जिक्र किया था अपने भाषण के दरमियान और कहा था कि किस प्रकार से कांग्रेस को नसीहत दी थी कि आप अपनी लकीर को बड़ा कीजिए, दूसरी की लकीर को छोटा करने की कोशिश मत कीजिए। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। धनंजय गिरी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा निखिल जैन, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। निखिल जैन जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण में सीधे तौर पर एक नसीहत उन्होंने कहा, आप मांग नहीं रहे लेकिन नसीहत दे रहे कि साहब अपनी लकीर बड़ी कीजिए, दूसरे की लकीर छोटी करने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं, देश स्वीकार नहीं करेगा। आर्येंद्र जी, जब विपक्ष ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में कुछ भी नया नहीं था, और मैं तो ये भी कहूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद टेप रिकॉर्डर अटक गया है, मुझे सही में नहीं समझ आ रहा नया है क्या। वही बातें पिछले 10 साल से वो सरकार में है, 3 बारी वो प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं, उसके बावजूद भी नेहरू ने ये करा, इंदिरा गांधी ने ये करा, गांधी परिवार ने ये करा, परिवार की प्राथमिकता, परिवार की प्रायोरिटीज, विकसित भारत के लिए कुछ नहीं करा, विकसित भारत के लिए कदम नहीं उठाए। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आईआईटी और एम्स किसने बनाए, भाखड़ा नांगल डैम किसने बनाया, देश में एयरपोर्ट्स, बैंक्स को नेशनलाइज किसने करा, देश में एयरपोर्ट्स की शुरुआत किसने करी, इसरो को किसने बनाया, दिल्ली मेट्रो को कौन लाया, लिबरलाइजेशन किसने करा, आईटी रेवोल्यूशन किसके दौरान हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन किसके दौरान हुआ, व्हाइट रेवोल्यूशन किसके दौरान हुआ, ये सब कुछ कांग्रेस के दरमियान हुआ। ऑफ कोर्स उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, वो और आगे लेके गए चीजों को, उसके बाद यूपीए की सरकार आई, वो और आगे लेके गई। मोदी जी पिछले 10 साल से प्रयत्न तो कर रहे हैं शायद से आगे ले जाने का, लेकिन ले जा नहीं पा रहे। किस तरीके से हमारी मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी गिरती जा रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट गिर रहा है जी। हमारा आज भी हमारे देश में भुखमरी है, आज भी हमारे देश में बहुत सारे बच्चे हैं जो शिक्षित नहीं है। अब प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि 60 साल से कुछ नहीं हुआ, 70 साल से कुछ नहीं हुआ, वो देश की जनता को बहुत आंकड़े गिरा दिए। जरा आरोप का जवाब भी ले लेते हैं, मैं आता हूं आपके बाद। धनंजय जी, वो कह रहे हैं कि आप इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने की एक तरीके से टेप रिकॉर्डर अटक गया है और वो अपने हिस्से के समय के, यानी पूर्व की कांग्रेस के सरकारों के काम भी गिना रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी की हैं उन्होंने। नहीं, देखिए आनंद जी, क्या है ना कि वो रिकॉर्ड तो कांग्रेस का अटका हुआ है, वहां से बाहर ही नहीं आ पा रही, उसे कालखंड से अपने आप को बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हैं। आज 11वीं अर्थव्यवस्था, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, तीसरे की तरफ जाने के हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस कथ्यों में प्रधानमंत्री ने अपनी बात तर्क और तथ्यों के साथ रखी है। एक समय था कांग्रेस के लिए फैमिली फर्स्ट था, आज नेशन फर्स्ट है। दुनिया के सारे विचारकों का सार तत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात में दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज भारत को एक समय में जीरो एक्सपोर्ट था, आज हम डिफेंस में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी जितनी बढ़ती हुई ताकत है और जितनी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और जिस ढंग से हम हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं, उसको पूरा डिटेल में समराइज करके उन्होंने रखा। एक समय कांग्रेस का लाइसेंस राज हुआ करता था, चीनी के परमिट से लेकर के तमाम जो कालखंड में जिस ढंग से विकास हुए,
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह से निकल करके आते हैं जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की पीड़ा को उन्होंने कोई किताब में नहीं पढ़ा है, उन्होंने जीवन में भोगा हुआ, वो भोगा हुआ यथार्थ उन्होंने जीवन में जो देखा है। गुर्बत से शोहरत तक का सफर एक व्यक्ति जब तय करता है तो आप वो कैसे जीवन को जीता है और कैसे नेशन को आगे बढ़ाने की जिजीविषा के साथ जीता है। नेशन की नैया के खेवैया नरेंद्र मोदी इसको बढ़िया से जानते हैं। जनशक्ति नरेंद्र मोदी के पास एक विशाल जीवन का पुख्ता अनुभव, व्यापक परिभ्रमण, विस्तृत जानकारी, एक आम आत्मसमृद्ध व्यक्तित्व और सूक्ष्म जीवन चेतना, सुदूर प्रसार, अंतर्दृष्टि, आत्महंता, आस्था, मोद, आत्मविश्वास, सत्यनिष्ठा, महान उद्देश्य के साथ जिस तरह से नरेंद्र मोदी देश को लेकर के चल रहे हैं जी, आप तमाम सेक्टर्स में देख लीजिए। आज अगर डीबीटी हो रही है धनंजय जी, लेकिन वो आरोप ये लगाते हैं कि आप लोग लगातार या बीजेपी लगातार इतिहास की बातों को कुरेदती रहती है कि नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा जी ने ये किया या राजीव जी ने ये किया, आपको उससे आगे बढ़ना चाहिए, वो ये कहना चाहते हैं आपसे। नहीं तो हम तो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 2047 की बात कर रहे हैं, हम अमृतकाल की बात कर रहे हैं, हम स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे इसकी बात कर रहे हैं, हम वो तमाम बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या पीछे की बातें नहीं की जाए, इसके लिए तो फिर उनको डॉक्टर बाबा साहब को समझाना चाहिए था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ियां अपना इतिहास नहीं जानती है वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती है। तो जब हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनके पंचतीर्थ बनाए हैं, उनको जीते हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने उनको चुनाव हरवाया, उनका अपमान किया और ओबीसी आरक्षण को उस ठंडे बस्ते में डाला, 1 घंटा 40 मिनट का उसके खिलाफ भाषण दिया और आज उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करती है। ठीक है, मैं आता हूं धनंजय जी आता हूं आपके पास। समीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। समीर जी, प्रधानमंत्री के भाषण में उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि साहब बहुत दशकों के बाद में एक अल्टरनेट मॉडल देश की जनता को मिला है जिसमें एनडीए का शासन है और कांग्रेस का या यूपीए के शासन की बात की जाए, देश ने उस शासन को चुना है जहां पे एक तरफ फैमिली फर्स्ट का शासन था तो दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट का शासन है। वो सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं फैमिली ही सब कुछ है, उनके लिए, हमारे लिए देश सब कुछ है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया और लगभग 90 से 92 मिनट प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन रहा है राज्यसभा के अंदर। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के 90 से 52 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने सारे मुद्दों को उठाया और इतिहास से लेकर अभी तक की जो स्थिति थी उसका बहुत अच्छे से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के समय योजनाएं तो बनती थी लेकिन वो धरातल पर उतरती नहीं थी। क्या उनकी सरकार आने के बाद इसमें परिवर्तन हुआ। फिर उन्होंने परिवारवाद और नेशन फर्स्ट की बात की कि भाई किसी के लिए फैमिली फर्स्ट है, किसी के लिए नेशन फर्स्ट का उन्होंने कहा। और प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के शासनकाल में हो रहा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छी एक बात बोली। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू से लेकर कांग्रेस के शासन तक का जो कार्यकाल था, और राजीव गांधी ने यह बात कही थी कि जब 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 पैसे पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो पूरा 1 रुपया पहुंचता है। यह कांग्रेस का शासन और भारतीय जनता पार्टी के शासन में फर्क है कि जितना पैसा दिल्ली से चलता है उतना पारदर्शी तरीके से जमीन पर 1 रुपया पहुंचता है। और राजीव गांधी जो कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, उन्हें समस्या पता थी कि 85 पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है, लेकिन वो भ्रष्टाचार को रोकने की इच्छा शक्ति नहीं थी उनके। भ्रष्टाचार स्वीकार किया लेकिन उसको रोका नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने उस 1 रुपये को गरीबों तक पहुंचाया, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंचाया। हर घर नल जल से पहुंचाने की जो प्रधानमंत्री मोदी ने व्यवस्था सुनिश्चित की है कि आज दूर दराज के गाँव में अगर आप राजस्थान देखा कहीं भी जहां पानी नहीं मिलता था और नल से पानी आ रहा है, यह प्रतिबद्धता बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से, ठीक है नेहरू के समय कई काम हुए, इंदिरा गांधी के समय काम हुए हैं, लेकिन जिस तेजी से 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है, तो 2 अपने कार्यकालों के बाद जब तीसरा कार्यकाल मिल रहा है उसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी डिलीवर कर रहे हैं, और आप बताइए 10 साल के बाद भी आज 1 रुपए के करप्शन का आरोप नहीं है। विपक्ष कह नहीं सकता कि प्रधानमंत्री मोदी ने, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण चर्चा का विषय भी है अपने आप में। निखिल जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। निखिल जी, क्योंकि आपने पिछले मेरे सवाल के जवाब में उन तमाम कामों को गिनाया जो कि कांग्रेस या उनकी सरकारों के हक में जाती है, लेकिन अच्छे के साथ में जो कमियां रही हैं वो भी तो वही बैगेज भी वो भी तो कांग्रेस के हक में जाएगा। इमरजेंसी का मामला हो, गरीबी हटाओ के नारे की लगातार बात होती है, क्योंकि सुविधानुसार एक कुछ चीजें गिना देना, बाकी पे खामोश हो जाना, तो ये तो अपने आप में राजनीतिक बयानबाजी हो गई ना। नहीं अरेंद्र जी, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने अपने 60-70 साल के शासन में सब कुछ सही नहीं करा। कांग्रेस से गलतियां हुई, नेहरू जी से हुई, इंदिरा गांधी से हुई, राजीव गांधी से हुई, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से हुई, नरसिम्हा राव से हुई, जैसे कि अटल बिहारी जी से भी हुई और नरेंद्र मोदी जी से तो होती ही रहती हैं।
कोई भी सरकार, कोई भी प्रधानमंत्री बिना गलतियों के, बिना खामियों के नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमें अपने देश को आगे लेके जाना है, एक विकसित भारत बनाना है, तो हमें आगे की तरफ देखना है। जो हमारे पूर्वजों ने कर दिया, चाहे वो बीजेपी के थे या कांग्रेस के थे, उनका सम्मान करना है, उनका आवेदन देना, मतलब उनको सम्मान देना चाहिए हमें उसके लिए, और आगे की तरफ देखना है कि अब आगे इंडिया कैसे बढ़ सकता है, कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर अगर नीचे जा रहा है तो उसको हम सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे पास इतनी यंग पॉपुलेशन है, इंग्लिश लिटरेट, टेक्नोलॉजी लिटरेट, हम उस पॉपुलेशन को कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। आप राहुल गांधी के अगर भाषण सुनेंगे, आप उन्हें देखेंगे, अभी रिसेंटली उन्होंने एक कोई क्राउड इंटरैक्शन करा था नॉर्थ ईस्ट में, जहां पर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं और किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आगे बढ़ सकते हैं। और मैं साथ साथ, ताकि आपके दर्शकों को कहीं ये ना लगे कि मैं सिर्फ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बैठा हूं, नरेंद्र मोदी सरकार की भी मैं इस चीज की सराहना करना चाहता हूं कि किस तरीके से 2014 के बाद उन्होंने सोलर पैनल्स को और सोलर प्लांट्स को प्रमोट करा है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री उसकी बात करें कि देखिए हमने सोलर प्लांट्स राजस्थान के कोने कोने में लगाए, गुजरात के कोने कोने में लगाए, और भी जगह लगाएंगे। इसकी बात होनी चाहिए, ना कि इसकी कि इंदिरा गांधी ने ये करा वो करा। अब धनंजय जी मेरे मित्र, सर वो दोनों बातें कर रहे हैं ना, 46% रिन्यूएबल एनर्जी हमारे देश में टोटल एनर्जी का हिस्सा अगर हो गया है तो वो इन्हीं वर्षों के समय दिखाई पड़ रहा है। आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल का जिक्र किया, तो ऐसे में इस बजट में लिथियम बैटरी को लेकर किस प्रकार के प्रपोजल्स दिए गए उसका भी दिखाई पड़ रहा है। ई मोबिलिटी को लेकर जो काम हो रहा है उसका भी जिक्र हो रहा है। धनंजय जी, सवाल ये है कि गलतियां हुई हैं, उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। निखिल जी इस बात को कह रहे हैं कि साहब वो स्वीकारते हैं कि कांग्रेस के नेताओं से गलतियां हुई हैं, लेकिन बात आगे बढ़ने की है, जैसे कि सबसे होती है। धनंजय जी, नहीं आरेंद्र जी, क्या है ना कि मूल क्या है, मूल चरित्र की बात है। मूल में अगर ये है कि अगर फैमिली फर्स्ट का नारा दिया गया, अगर 5 पीढ़ियों से एक पार्टी, एक परिवार, एक परिवार के कब्जे में है, तो ये मूल रूप से डेमोक्रेसी के बेसिक सिद्धांतों के खिलाफ है, जो दुनिया में कहीं डेमोक्रेसी में आप ऐसा नहीं देखेंगे। दूसरी बात, अगर एलओपी सदन में खड़ा होकर के कहे कि चाइना ने ये कर रखा है, अमेरिका में बुलाया नहीं गया, या देश का एलओपी अगर जाकर के विदेशों में बात करे, वहां के संसद में कहे कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, भारत में डेमोक्रेसी खत्म रहे, तो इन पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर कांग्रेस के नेताओं को अगर ध्यान देना है तो वयम पंचाधिकम शतम, जैसा युधिष्ठिर ने कहा कि जब राष्ट्र की बात आती है तो हम 5 ने 105 है, और जब देश पर हमला हुआ और देश युद्ध में गया तो हम तमाम लोगों ने इंदिरा गांधी के साथ खड़े हो गए। पर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, हम नेहरू जी के समय आरएसएस ने आकर के संभाला था, उनको परेड में बुलाया गया था। तो जब राष्ट्र की बात आती है तो हम समग्र रूप से एक साथ चिंतन करते हैं, एक साथ मनन करते हैं, और गलती सही की बात नहीं है। बात है कि क्या विकास हो सकता था, हम कितना पीछे छूट गए हैं, और इसका एनालिसिस करके उसको आगे। धनंजय जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बेहतर एक तरीके से बातें करते हैं। वो बातें इस लिहाज से करते हैं कैसे और ज्यादा विकास हो सकता है, उसका रोड मैप राहुल गांधी के पास बेहतर है। निखिल जी ये कह रहे हैं। तो ये तो देश की जनता तय करती है ना, कौन बेहतर बातें कर रहा है, कौन बेहतर बातें कर रहा है, कौन, और दूसरा शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा कि कौन कैसी बातें कर रहा है, ये देश की जनता तय करती है। और देश की जनता सबको सुनने के बाद इस निर्णय पर पहुंचती है कि किसको सदन में जाने से रोकना है, कौन अमेठी से हरा देना है कि वायनाड से आना पड़े और फिर दोबारा आना पड़े। तो ये सब देश की जनता सुनती है, समझती है, बखूबी तय करती है। ना निखिल जी के कहने पर तय करती है, ना धनंजय गिरी के कहने पर तय करती है, ना अरेंदु प्रताप सिंह के कहने पर। इस देश की महान जनता सब कुछ सुनती है, जानती है। और राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा है कि जनता निज आराध्य वीर को स्वयं लेती पहचान। जनता का अपना नेता कौन किसे चुनेगी ये जनता तय करती है। वसुधैव का नेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित क्रेता कौन हुआ, भूमंडल विजेता कौन हुआ, ये सब तो स्वयं तय हो जाते हैं। ठीक है, लगातार तीसरी बार चुनाव का जी लगातार तीसरी बार चुने जाने का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने आज किया और कहा कि उनके मॉडल को जनता ने स्वीकार किया। समीर जी, सवाल यह है कि राहुल गांधी बेहतर एक तरीके से बात कहते हैं या बेहतर मॉडल दिखाते हैं, लेकिन वो स्टेट्स के साथ लड़ाई करने का जिक्र भी कर देते हैं। भले ही आज राज्यसभा में उसका बात का जिक्र ना हो, लेकिन लोकसभा में जब चर्चा हुई उसको लेकर लगातार इस बातों पे पक्ष विपक्ष से बात निकल के आई है। प्रधानमंत्री ने भी जवाब दिया था। तो मॉडल किसका बेहतर, बातें किसकी बेहतर, भविष्य की तस्वीर दिखाना कौन बेहतरी से कर रहा है, इसका आकलन भी तो इन बातों से निकल के आएगा। समीर जी, देखिए राहुल गांधी के जितनी बार भी मैंने भाषण सुने, मुझे लगता हर बार निराशा हुई है। वो हर बार से 2 या 3 बातों का ही जिक्र करते हैं। वो इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि जब भी वो सत्ता में आएंगे जातिगत सर्वे करवाएंगे। वो इस बात का हर भाषण में जिक्र करता है कि पूरे देश के संसाधन अंबानी अडानी को दे दिए गए। वो इस बात का जिक्र करता है कि सभी संस्थाओं पर संघ ने कब्जा कर लिया है। इन 3 बातों के अलावा उनके पास चौथा विजन नहीं है कि वो देश की जनता को बता सके कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया है उसमें से वो क्या बेहतर दे सकते थे।
जहां मोदी ने अच्छा किया उसका समर्थन करना चाहिए, और जहां मुझे लगता है कि उससे बेहतर उनके पास विजन है, विजन के साथ। समीर जी, लेकिन वो 44 मिनट उन्होंने भाषण दिया था लोकसभा में। समीर जी, नहीं, भाषण आप 44 मिनट दो चाहे 1 घंटा 10 मिनट दो, इतना भाषण सार्थक है। समय का मतलब नहीं ना उसके अंदर कितना आपके अंदर कंटेंट में, कितना आपके अंदर तथ्य है, कितना देश की जनता को क्या बताना चाहते हैं, मुझे लगता है ये ज्यादा मायने रखता है। आप 40 मिनट बोलो चाहे 20 मिनट बोलो, मुझे लगता है राहुल गांधी यहाँ चूक जाते हैं। वो हर बार बस एक ही उनके एजेंडा रहता है, और मुझे लगता है कि एक विपक्ष के नेता के रूप में वो बड़े नेता बन गए। 10 साल बाद कांग्रेस को विपक्ष का नेता का पद मिला है, अब वो पूरे विपक्ष नेता, तो उन्हें जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। भाषण में अंदर वो मुद्दे को उठाए, जनता की बात करे, तमाम तरह के इश्यूज तो सरकार को घेर सकते हैं। संसद का सत्र इसलिए होता है ना, सड़क पर संघर्ष होता है और संसद में संवाद होता है। आप यहाँ संवाद कीजिए, यहाँ संवाद छोड़कर आप गांधी जी की प्रतिमा के सामने या कहीं और जाकर आप तख्तियां लहराते हो। आप, मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक परिपक्व नेता के रूप में आना चाहिए। जनता ने उन्हें इस बार 99 अगर सीटें दी है तो उन्हें उस हिसाब से बिहेव भी करना चाहिए। इंडिया गठबंधन के दल उनको अभी नेता मानने को तैयार नहीं है, अखिलेश यादव उन्हें नेता मानने को तैयार नहीं है, ममता बनर्जी कहती है कि मैं इंडिया गठबंधन की नेता बनने को तैयार हूं। तो राहुल गांधी अपनी स्वीकारता बढ़ाए, पार्टी के अंदर बढ़ाए, सहयोगी दलों में और देश की जनता के बीच में अपनी स्वीकारता बढ़ाए। मुझे लगता है कि फिर ये लोकतंत्र उन्हें अपनी बात कहने का हक है, लेकिन आप कैसा कह रहे हो, क्या बार बार कह रहे हो, देश की जनता जानती है, उसको सुन भी रही है, उसका आकलन भी कर रही है। निखिल जी, सवाल यही है जी, निखिल जी, सवाल यही कि राहुल गांधी की स्वीकारता कांग्रेस के अंदर, राहुल गांधी की स्वीकारता इंडिया अलायंस के अंदर, राहुल गांधी की स्वीकारता देश की जनता के अंदर, लगातार चुनाव हारना, लोकसभा के हो या तमाम राज्य विधानसभाओं के चुनाव हो, ये दिखाता है कि आप जो मॉडल पेश करने की बात करते हैं, आप जो तस्वीर आगे रखने की बात करते हैं, जिन योजनाओं पर आगे बढ़ने की बात करते हैं, उसको वो स्वीकारता नहीं मिल रही, तभी तो आप उस तरीके से सरकार में नहीं आ पा रहे। आनंद जी, कांग्रेस पार्टी का जो वो सीटें नहीं आ पाती हैं, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि राहुल गांधी को स्वीकार्यता है या नहीं है, उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट्स, कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ने की मशीनरी, उनके पास रिसोर्सेज, उनका नैरेटिव, उनके सोशल मीडिया। सर, कैंडिडेट तो दिल्ली में ही तय होते हैं सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर, जिसमें पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी, प्रियंका जी बैठते हैं, उस जगह तय होते हैं कैंडिडेट तो। बिल्कुल, लेकिन जब सत्ता, भारत सरकार की सत्ता एक पार्टी के हाथ में होती है तो दूसरी पार्टी को नेचुरली डिसएडवांटेज होती है। पहले बीजेपी को ये होता था, अब ये कांग्रेस को होती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 360 सीटों पे चुनाव लड़ा था 2024 में, और उस 543 में से उसके बावजूद 21% वोट शेयर उन्हें देश में मिला है। तो ये कह देना कि कांग्रेस को कोई समर्थन नहीं दे रहा, कांग्रेस को देश की जनता पसंद नहीं कर रही या राहुल गांधी को पसंद नहीं कर रही, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सरकार बनाने लायक स्वीकारता नहीं है, मेरा आशय ये है। और 99 सीटें मिलना विपक्ष में बैठने का जनादेश है। बिल्कुल नहीं है, विपक्ष में बैठने का जनादेश है, और राहुल गांधी अपनी विपक्ष की जिम्मेदारी जब निभाते हैं तो हमारे बीजेपी के मित्रों को अच्छा नहीं लगता। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पे या भारत सरकार पे सवाल खड़े करते हैं, उनसे किसी चीज के प्रमाण मांगते हैं या उनकी बात को गलत कहते हैं, तो यही तो नेता प्रतिपक्ष का, यही तो देश के विपक्ष का काम है। उनको निरंजन जी, आपको पसंद नहीं आता राहुल गांधी सवाल करते हैं सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, आप लोगों को पसंद नहीं आता है? नहीं यार इंदु जी, हम तो बहुत पसंद करते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष में रहे, क्योंकि ये हमारी सत्ता में बने रहने की, शाश्वत सत्ता बने रहने का ये सबसे बड़ा माध्यम है। राहुल जी हमेशा रहे विपक्ष में, इसी तरह से बोलते रहे, हंसते खेलते रहे, देश का मनोरंजन करते रहे, बिल्कुल रहे। आप उनको सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं सर? वो एलओपी है सर। देश की जनता सीरियस नहीं ले रही है। 99 सांसद उनकी पार्टी के हैं। देश के निखिल जी धनंजय से जवाब ले रहे हैं आपके आरोप का। जी निखिल जी, देखिए निखिल जी, मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूं कि असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है, ये लहलहाता वो लोकतंत्र उसी की वानगी है। अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं तो रचनात्मक प्रतिपक्ष की भूमिका निभाना भी राष्ट्रवाद है, लेकिन वो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में कब नजर आए ये जरा हमें बताएं। अगर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में नजर आए, सकारात्मक राष्ट्रवाद की भूमिका में नजर आए तो हम उनका स्वागत करेंगे। हम लंबे समय तक उस विपक्ष की भूमिका में रहे हैं, और उस विपक्ष की भूमिका में रहते हुए देश ने कहा कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी को इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। हम विपक्ष की भूमिका में थे, और हमारी रचनात्मकता ने, देश ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, और जनता के द्वारा चुने गए, और जनता ने हमें इस जगह पर पहुंचाया। हम उसका सम्मान भी करते हैं। वही रचनात्मकता की, वही उसी तथ्यात्मकता की, उसी संसद की गरिमा की, उसी सदन की गरिमा की, उसी संसदीय परंपरा को निर्माण करने की हम राहुल गांधी से भी बिल्कुल ये अपेक्षा सभी को रहती है, लोकतंत्र में ये अपेक्षा। समीर जी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कांग्रेस को आपको जरूरत नहीं, लेकिन मैं नसीहत दे रहा हूं, लकीर बड़ी कीजिए, दूसरे की लकीर छोटा करने की कोशिश मत कीजिए।
तमाम गलतियों के बाद भी क्या कांग्रेस सुधार की ओर या एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की ओर आगे बढ़ती दिखाई पड़ेगी? देखिए, मुझे लगता है कि अब इसकी संभावना बहुत कम है। अगर आप 10 साल का अगर विपक्ष कांग्रेस का कार्यकाल अगर देखें 2014 से लेकर 2024 तक का विपक्ष के रूप में, तो कहां कांग्रेस ने एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाई है। आप विपक्ष की भूमिका नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी जब इतनी बड़ी हो चुकी है तो उससे लड़ने के लिए क्या आपने तो संगठन को मजबूत किया, क्या जमीनी स्तर पर नेताओं को आपने तैयार किया, क्या आप मुद्दे उस तरह का लेकर आए। अब दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, 2 चुनाव में आप खाता नहीं खुल पा रहे, 2015 में और 2020 में, और 2024 में भी आपकी वो स्थिति है। तो दिल्ली में जहाँ पूरा कांग्रेस मुख्यालय है, राहुल गांधी रहते हैं, प्रियंका गांधी रहती है, पूरा संगठन रहता है, 15 साल में भी अगर एक विधायक न जीतने की स्थिति में आप हो, आपका संगठन उत्तर प्रदेश में नहीं है, बंगाल में नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ 3 राज्यों में आप सरकार चला रहे हो, अगर आप देखा जाए तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इसमें विचार करना चाहिए। आप संगठन को मजबूत करो, एक सार्थक और विपक्ष की भूमिका, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाओ, और प्रधानमंत्री से आप प्रश्न पूछिए। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष भी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है और देश के लिए भी भला है। लोकतंत्र के लिहाज से भी एक बेहतर स्थिति होगी और परिपक्व नेताओं की इस देश को जरूरत है, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि निर्वासित भारतीयों पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद में आज क्या दिया है बयान। इस पूरी खबर पर होगी नजर छोटे से ब्रेक के बाद। अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए उसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के। इक्विटी फंड में एसआईपी तो किया है पर अभी मार्केट डाउन है। समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी। चले चलिए संभल के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। अमेरिका में बिना वैध दस्तावेज के रह रहे 104 भारतीयों को वापस भेजने का मुद्दा राजनीतिक रूप से गरमा गया है। इस मुद्दे पर संसद में आज विरोधी दलों के ने प्रदर्शन किया तो सरकार की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्थिति को स्पष्ट किया है। विदेश मंत्री ने कहा कि बिना दस्तावेजों के रह रहे भारतीयों को निर्वासित किए जाने की प्रक्रिया नई नहीं है। भारत सरकार अमेरिकी सरकार से पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से करने के लिए लगातार संपर्क में है। डॉक्टर जयशंकर ने बीते तमाम वर्षों के आंकड़े भी सामने रखे जब अमेरिका से बिना वैध दस्तावेज वाले तमाम भारतीयों को वापस हिंदुस्तान भेजा गया है। अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीयों की वापसी का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में उठा। सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका में बिना दस्तावेजों के रह रहे भारतीयों को निर्वासित किए जाने की प्रक्रिया नई नहीं है। The process of deportation is not a new one. I repeat, the process of deportation is not a new one and has been ongoing for several years. I would like to share with the House the details of deportation
from the United States since 2009. विदेश मंत्री ने अमेरिका से अब तक भारत निर्वासित किए गए लोगों के आंकड़े भी सदन के सामने रखे। उन्होंने कहा कि साल 2009 में 734, साल 2010 में 799, साल 2011 में 597, साल 2012 में 530, 2013 में 515, 2014 में 591, 2015 में 708, 2016 में 1303 भारतीयों को निर्वासित किया गया। उन्होंने इस संबंध में 2024 तक के भी आंकड़े साझा किए। We have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. विदेश मंत्री ने ये कहा कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका की सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं कि निर्वासित भारतीय लोगों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार ना हो। विदेश मंत्री ने बताया कि सरकार का फोकस अवैध रूप से माइग्रेशन उद्योग के क्रैकडाउन पर भी है। इसके साथ ही कानूनी रूप से यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए वीजा प्रक्रिया को भी आसान बनाने की ओर काम किया जा रहा है। Engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. गौरतलब है कि अमेरिका ने बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे 104 भारतीयों को वापस भेजा था, जिनके साथ व्यवहार को लेकर विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में मुद्दा उठाया था, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही में गुरुवार को व्यवधान भी देखने को मिला। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। इस बार परीक्षा पर चर्चा का होगा नया अंदाज। नमस्ते जी। इस 8वें एडिशन में प्रधानमंत्री जी के इस सफल अभियान में जुड़ेंगे और भी नए चेहरे, जो 8 अलग अलग एपिसोड में बच्चों को एग्जाम की तैयारी का नया रास्ता सिखाएंगे और उनकी टेंशन को छूमंतर कर देंगे और बच्चे एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे तैयारी के समय स्ट्रेस फ्री रहना, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, खेल, क्रिएटिव एनर्जी, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ और जीवन के जरूरी सबक भी सीख पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का हर शब्द आपको नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देगा। पढ़ेगा इंडिया। तो दोस्तों तैयार हो जाइए पढ़ाई की टेंशन को बाय बाय बोलने के लिए, क्योंकि 10 फरवरी सुबह 11 बजे होने वाली है पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा। खाने में तो स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। सर पहली कॉफी अम्मा के लिए।
जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और बात दिल्ली चुनाव की। 8 फरवरी को दिल्ली के जनादेश की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल के अनुमानों ने सभी के दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अधिकांश एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलने के बाद भाजपा डबल इंजन सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो आम आदमी पार्टी भी जीत का चौका लगाने के लिए आश्वस्त दिखाई पड़ रही है। उधर कांग्रेस एग्जिट पोल के अनुमानों को नकार कर अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करती हुई दिखाई पड़ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को वोटिंग हुई और मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के ठीक बाद आए एग्जिट पोल्स ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। अधिकतर एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है और ऐसे में अपने मजबूत एजेंडे और जनाधार के दावे के साथ भाजपा दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनाने के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे और दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के काम को सम्मान किया है। दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती थी और उस परिवर्तन के लिए दिल्ली की जनता ने वोट किया है, तो परसों का परिणाम आने दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, किसी को भी गलतफहमी ऐसी हो ही जाती है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2 बार इसी प्रकार से लोगों को गुमराह करके और बहरूपिये का रूप अपना अदा करके कामयाबी दिल्ली में प्राप्त कर गए थे। अब लोग अरविंद केजरीवाल को समझ, अरविंद केजरीवाल उसी हवा में जी रहे हैं। ये जो चुनाव का एग्जिट पोल है, ये मुझे लगता है इससे भी ऊपर जाने वाला है, क्योंकि हालात बहुत खराब थे। चारों तरफ टूटी हुई गली नाली सड़क, सीवर का बहता पानी, पीने के लिए पानी नहीं था और लोग परेशान थे। वहीं बुधवार को आए एग्जिट पोल्स आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हुए हैं, जिसे पार्टी सिरे से नकारती नजर आ रही है। अगर एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। एक दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है, परसों जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है। एग्जिट पोल के बारे में कुछ बात मत कीजिए। एग्जिट पोल मसाज सेंटर चलाने वाली, स्पा चलाने वाली, सलून चलाने वाली कंपनियां अगर एग्जिट पोल कर रही हैं तो उनकी क्या विश्वसनीयता है और क्यों उस पर हम अपना टाइम बर्बाद करें। 8 तारीख का इंतजार कीजिए, परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा। और नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित एग्जिट पोल से किनारा करते हुए चुनावी नतीजों का इंतजार करने की बात करते नजर आए। एग्जिट पोल जो है शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंकड़े, ज्यादा कमजोर आंकड़े। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जा रहा है। और ऑल्सो जो मुझे निराशा हुई है एग्जिट पोल से कम देख के, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा था। लोगों में जो रुझान था, क्या हम वो वोट नहीं ले पाए या उसको लेने में कमजोरी रह गई, ये हमें देखना चाहिए। अब इंतजार है 8 फरवरी का, जिस दिन ये साफ हो जाएगा कि सत्ता के पिच पर आम आदमी पार्टी का चौका लगेगा या 2.5 दशक से ज्यादा के राजनीतिक वनवास को समाप्त कर बीजेपी दिल्ली की सत्ता में वापसी कर पाएगी या कांग्रेस अपनी साख बचाने में कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली में मतदान के तुरंत बाद एग्जिट पोल के नतीजे आए थे। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा तमाम सर्वे एजेंसीज ने एग्जिट पोल किए थे और अधिकांश में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई पड़ी थी। कुछ ने आम आदमी पार्टी को भी सरकार बनाने लायक नंबर दिए थे। लेकिन आज एक और संस्था एक्सिस माई इंडिया ने उन्होंने अपने सर्वे के जो नतीजे हैं उनको, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसको उन्होंने सामने रखा है। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस जो एक तरीके से एनडीए है उसको 45 से 50 सीटें तक मिल सकती हैं। यानी अगर एवरेज निकाला जाए तो लगभग 50 सीटों का ये आकलन बीजेपी के पक्ष में दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लगभग 48% वोट शेयर बीजेपी को मिल सकता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के खाते में 15 से 25 सीटें जा सकती हैं। अगर इसका औसत निकाले तो ये 20 सीटों तक जाता है और वोट शेयर लगभग 42% होगा। जहीं कांग्रेस के लिहाज से अगर बात की जाए तो 0 से 1 सीट तक इनके माध्यम से मिल सकती है अगर एक्सिस माई इंडिया के इस आकलन को माना जाए, और वोट शेयर 7% के आसपास हो सकता है। तो वहीं अन्य के खाते में भी लगभग 3%
वोट जा सकता है और एक सीट मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहां पर बीजेपी की सरकार बनती दिखाई पड़ती है एक्सेस माय इंडिया के सर्वे एग्जिट पोल की अगर बात की जाए, क्योंकि लगभग 50 सीटें हुए देते नजर आ रहे हैं। इसी तस्वीर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की 7 अलग अलग जो लोकसभा की सीटें हैं उनको विधानसभा वार बांटकर एक तरीके से बताया कि किसके हिस्से में क्या जा रहा है। तो इस सीट को अगर समझने की कोशिश करें तो यहां पे हमने लिखा हुआ है लोकसभा सीट का नाम, जो कि 7 लोकसभा सीटें दिल्ली में है, उसके उनमें कितनी कितनी विधानसभा सीटें आती हैं और उनमें से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो समझिए, चांदनी चौक की पहले बात करते हैं, वहां पे 10 विधानसभा सीटें, जिनमें से आम आदमी पार्टी को 3, भाजपा को 7 सीटें मिल रही हैं। पूर्वी दिल्ली की बात की जाए तो 10 में से 2 सीटें ही आपके पास जा रही हैं, जबकि 8 सीटें बीजेपी के पास जा सकती हैं। नई दिल्ली के इलाके की बात की जाए तो यहां पे 10 में से 3 सीटें आपके पास जा रही हैं, वहीं 7 सीटें बीजेपी के पास जा सकती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत सकती है, 6 पर बीजेपी जा सकती है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और ज्यादा सिमटती हुई सिर्फ 1 सीट तक रह सकती है, साथ ही साथ 9 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। दक्षिणी दिल्ली में 10 सीटों में से 5-5 का एक तरीके से मुकाबला दिखाई पड़ रहा है, जबकि पश्चिमी दिल्ली में आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर सिमट सकती है और 8 सीटें जा सकती हैं बीजेपी के पक्ष में। तो ये एक तरीके से लोकसभा सीटों का विधानसभावार आंकड़ा भी एक्सेस माय इंडिया ने दिया है, लेकिन मोटी जो बड़ी तस्वीर उन्होंने दी है 48% वोट शेयर के साथ में बीजेपी को 45 से 55 सीटों पर जीत दिखा रहे नजर आ रहे हैं और अपने आप में आम आदमी पार्टी 15 से 25 सीटों तक सिमटती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये अपने आप में एक और एग्जिट पोल है, हालांकि ये एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, बट इन प्रकार के जो आंकड़े या अनुमान आते हैं वो भी राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा देते हैं और चर्चा शगुफा एक तरीके से नया तरीके से निकल आता है। फिलहाल यहाँ पे एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को, चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और बात बांग्लादेश की करते हैं। बांग्लादेश में सत्ता पलटने के बाद से ही हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बुधवार रात को भी एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंसा हुई है। प्रदर्शनकारियों ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने इमारत में न केवल तोड़फोड़ की बल्कि उसे आग के हवाले भी कर दिया। इससे भी बात नहीं बनी तो बुलडोजर चला दिया गया और साथ ही साथ भड़काऊ नारे लगाए गए, भाषण दिए गए। बांग्लादेश में भड़की हिंसा और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर तोड़फोड़ पर शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को नसीहत देते हुए कहा है कि ढांचा तो मिटाया जा सकता है लेकिन इतिहास नहीं। पिछले 6 महीनों से नफरत की आग में धधकता बांग्लादेश अपनी अस्मिता, विरासत और राष्ट्रीय गौरव की पहचान को भी जमींदोज करने पर आमादा है। चिंता की बात यह है कि राष्ट्रीय धरोहर को मिटाने की इस साजिश में अंतरिम सरकार भी बराबर की शरीक दिखाई दे रही है। बुधवार को रात के अंधेरे में जिस तरह भविष्य के राह में हिंसा का पेट्रोल छिड़का गया, उसमें एक तबके के अतीत के बदले की भावना भी साफ जाहिर होती है। इस उन्मादी भीड़ को खाद पानी मिलने में बांग्लादेश की नई दोस्ती का बड़ा हाथ होने का शक जताया जा रहा है।
एक मुल्क के खिलाफ नफरत के जहर ने इन दंगाइयों के हाथों से पत्थर छीनकर बुलडोजर की स्टीयरिंग थमा दी और जब ये विनाशकारी दानव निकला तो सिर्फ अपने संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर ही नहीं बल्कि अपनी आज़ादी की जड़ को भी कुचल डाला। बंगबंधु के ढाका स्थित धन मंडी 32 आवास का नामो निशान ही मिटा डाला। परेशान करने वाली बात यह है कि कट्टरपंथियों का ये तांडव सुरक्षा बलों की मौजूदगी में होता रहा। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने निर्वासन के 6 महीने पूरे होने पर अपने समर्थकों को ऑनलाइन संबोधित करने वाली थीं। इसके विरोध में 24 रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट जनता नाम के एक छात्र संगठन ने 9 बजे रात में बुलडोजर मार्च निकालने का ऐलान कर दिया। हिंसक भीड़ 8 बजे ही मुजीबुर रहमान के घर पहुंच गई और तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिर बुलडोजरों का काफिला पहुंचा और राष्ट्रीय संग्रहालय अपने अतीत को समेटे उन्मादियों की कब्रिस्तान में दफन हो गया। राजधानी में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ती देख सेना भी आई, लेकिन मसलहत का हाथ बांधे खड़ी रही। इसके अलावा खुलान में शेख हसीना के रिश्तेदारों के घरों पर भी घृणा का बुलडोजर चला। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के अन्य नेताओं के घर भी इसकी जद में आए। साथ ही अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की गई। शेख हसीना ने कहा कि किसी ढांचे को मिटाया जा सकता है लेकिन इतिहास को नहीं। मेरे पिता का घर तोड़ने वालों को याद रखना चाहिए कि इतिहास अपना बदला लेता है। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या इसी घर में हुई थी। इसके बाद इस घर को एक स्मारक संग्रहालय के रूप में बना दिया गया था। पिछले साल 5 अगस्त को यह संग्रहालय भीड़ तंत्र का शिकार हुआ था। तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई थी। तब से ये घर वीरान पड़ा था। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं दिन भर की कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एयरफोर्स का एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। दोनों पायलट हादसे से पहले ही कूद गए। फिलहाल दोनों सुरक्षित हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। क्रैश होने वाला फाइटर प्लेन ग्वालियर में आईएएफ बेस से संचालित हो रहा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के अध्यक्ष फिलिमोन यांग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। यूएनजीए अध्यक्ष फिलिमोन यांग का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने उनके नेतृत्व की सराहना की। राष्ट्रपति ने 21 सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में आयोजित भविष्य के लिए समझौता शिखर सम्मेलन में उनकी अहम भूमिका की प्रशंसा की। छत्तीसगढ़ में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। 17 साल से वामपंथी संगठन में सक्रिय नक्सल दंपत्ति पवन तुलावी और उनकी पत्नी पायेम ओयाम ने पुलिस और आईटीबीपी के सामने आत्मसमर्पण किया। शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव नुरलान यारमेक 4 से 7 फरवरी तक 4 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह से मुलाकात और बैठक की और एससीओ ढांचे के तहत क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। बैठक में सुरक्षा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में भारत की सक्रिय भूमिका और बहुपक्षीय साझेदारी को बढ़ावा देने और साझा चुनौतियों के समाधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित थी। अमृतसर में गणतंत्र दिवस पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने के प्रयास की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दी है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा मंत्रालय ने EEL, MIL और BEL के साथ 10,147 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अनुबंध के अनुसार पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। इससे भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा भारतीय सेना ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ शक्ति सॉफ्टवेयर में अपडेट के लिए भी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश के संभल में बकाया जमा न करने पर कनेक्शन काटने गई बिजली विभाग की टीम पर दबंगों ने हमला बोल दिया। दबंगों ने बिजली विभाग की टीम को दौड़ा कर पीटा। मामला बहजोई कोतवाली क्षेत्र के गांव कनेटा का है। कर्मचारियों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। कर्नाटक के बेंगलुरु में येलहाका स्थित वायुसेना स्टेशन पर 10 से 14 फरवरी 2025 तक एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जारी हैं। इस कार्यक्रम में एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की एक प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी के साथ साथ भारतीय वायुसेना और अन्य प्रतिभागियों द्वारा हवाई प्रदर्शन भी शामिल होंगे। एरोस्पेस उद्योग में वैश्विक प्रमुखों और बड़ी कंपनियों के अलावा दुनिया भर के थिंक टैंक भी इस प्रदर्शनी में भाग लेंगे। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया।
इस दौरान 2700 से अधिक छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। 798 छात्रों को पीएचडी डिग्री प्रदान की गई, जिनमें 408 महिलाएं और 390 पुरुष शामिल हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व चेयरमैन और प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूजीसी विनियम 2025 के मसौदे पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की समय सीमा 28 फरवरी तक बढ़ाई दी है। 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले हितधारकों को 5 फरवरी तक प्रतिक्रिया भेजनी थी।